This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. एक रिपोर्टर का काम जितना रोमांचक होता है उतना ही खतरों से भरा भी होता है। ऐसे में अगर कोई रिपोर्टर सामाजिक मुद्दों पर बात करता है तो समाज के ही कुछ लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। खासकर छोटे इलाकों में काम करने वाले लोकल रिपोर्टर्स, जिन्हें ना तो कोई ढंग का पैसा मिलता है, ना ही कोई सुविधा और ना ही कोई सिक्योरिटी। लेकिन ऐसी हालत में भी सच की आवाज उठाने वाले कई जुनूनी रिपोर्टर ऐसे भी हैं जो हर मुश्किल झेलते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना सच को सामने लाते हैं। ऐसे ही थे मुकेश चंद्राकर, एक युवा जाबाज रिपोर्टर जिन्होंने पत्रकारिता के अपने छोटे से कैरियर में सच्चाई और ईमानदारी से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार भी नहीं कर पाए। बिना किसी सुविधा के वो अपना काम ईमानदारी से करते रहे, पर अपने इस साहस की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मुकेश की जान गई, क्या उसी भ्रष्टाचार में डूबे हुए इस समाज में क्या मुकेश को इंसाफ मिल पाएगा? आज की हमारी कहानी है छत्तीसगढ़ के एक युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, जिन्हें पिछले दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बदले मौत के घाट उतार दिया गया। आज के बिकाऊ मीडिया के दौर में जहां लोग पैसे लेकर कुछ भी अनाप शनाप खबरें बनाते हैं, ऐसे में एक युवा पत्रकार जो सामाजिक मुद्दों के लिए काम कर रहा था, उसका यूं ब्रूटली मर्डर किया जाना क्या ये संदेश देता है कि इस देश में सच के लिए आवाज उठाने वालों का यही हाल होगा? इस मर्डर की कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि आखिर ये मुकेश चंद्राकर कौन था, जिसकी हत्या के बाद ये नाम देश में सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर का बस्तर का इलाका देश के पिछड़े इलाकों में आता है। ये नक्सली प्रभावित इलाका है जहां शहरी सुविधाएं और विकास पहुंच नहीं पाया है। एक तो नक्सलियों का आतंक, दूसरा भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। ऐसी ही खामियों और परेशानियों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया तक पहुँचाने का काम कई लोकल रिपोर्टर्स करते थे, जिनमें मुकेश चंद्राकर का नाम सबसे ऊपर आता था। बीजापुर के बासागुड़ गांव में मुकेश का जन्म 4 जुलाई 1991 को हुआ था। परिवार में उनके माता पिता और बड़े भाई थे, लेकिन बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई। उनकी माँ, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, उन्होंने किसी तरह से अपने दोनों बेटों को पाला। बड़े भाई मुकेश ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक फ्रीलांस रिपोर्टर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। उनको देखकर ही मुकेश ने भी रिपोर्टिंग को ही अपना कैरियर बनाने का सोचा। 2013 में मां की मौत के बाद दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने बचपन से ही मुकेश को एक गार्जियन और गाइड की तरह संभाला। उन्होंने मुकेश को रिपोर्टिंग के तौर तरीके सिखाए और जल्दी ही मुकेश भी एक फ्रीलांस रिपोर्टर के तौर पर काम करने लगा। शुरू में लोकल न्यूज़पेपर और लोकल चैनल्स के साथ काम करते करते उन्होंने इस पेशे की बारीकियां सीखी और जल्दी ही मुकेश ने न्यूज़ 18 और एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल्स के लिए एक स्ट्रिंगर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। स्ट्रिंगर वो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं जिन्हें मीडिया हाउस से कुछ सैलरी तो नहीं मिलती, बल्कि उनको अपनी हर रिपोर्ट्स के बदले कमीशन के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। कोई फिक्स सैलरी न होने की वजह से उन्हें हमेशा पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। वैसे भी बस्तर जैसे नक्सली प्रभावित इलाके में रिपोर्टिंग करना आसान बात नहीं है। मुकेश की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उसकी इस इलाके में अच्छी पकड़ थी। कुछ ही समय में उसने नक्सलियों के बीच भी उनका विश्वास जीता, उनकी प्रॉब्लम्स और मांगों को दुनिया और सरकार तक पहुंचाया। नक्सली भी उसका भरोसा करते थे और उसे अपने इंटरव्यूज देते थे। ऐसे में जरा सी गलती नक्सलियों को उसका दुश्मन बना सकती थी, और नक्सली अपने दुश्मनों का क्या हाल करते हैं और कितनी क्रूरता से उनकी हत्या करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। पुलिस के जासूस होने के शक में वो किसी की भी हत्या कर देते हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो चाहे गांव वाले हों। लेकिन मुकेश इस मामले में सबसे सफल रिपोर्टर साबित हुए। यहाँ तक कि वो पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर भी काम करते थे और पुलिस भी उनकी मदद लेती थी। बस्तर के जंगलों के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ था। बिना पैसे, बिना किसी सिक्योरिटी के वो यहाँ अपना काम बखूबी करते थे। 3 अप्रैल
2024 को नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 22 कमांडो शहीद हो गए थे, जबकि एक कमांडो को नक्सलियों ने हॉस्टेज बनाया हुआ था। तब पुलिस ने इसी मुकेश चंद्राकर की मदद ली थी। ये मुकेश ही थे जिन्होंने सीआरपीएफ के कहने पर बस्तर के जंगलों में नक्सलियों से मिलने का साहस किया। ये वो घना जंगली इलाका है जहां कहीं भी लैंड माइंस हो सकती थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए मुकेश वहां गए और लंबी बातचीत के बाद नक्सलियों ने उस कमांडो को सकुशल छोड़ दिया। तो ये थे मुकेश चंद्राकर। इसके अलावा मुकेश पिछले एक दशक से अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुहिम चला रहे थे। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी था जिसका नाम था बस्तर जंक्शन, जिसमें 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर भी थे। इस चैनल पर वो अलग अलग सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार और अपने इलाके की बदहाली, लोगों की प्रॉब्लम्स पर कई वीडियोस बना चुके थे। थोड़े ही समय में मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता में अपना एक नाम बना चुके थे। 1 जनवरी 2025 का दिन पूरे देश में नए साल का जश्न चल रहा था। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम को किसी से मिलने का कहकर घर से निकल गए। देर रात तक उनका इंतजार होता रहा पर वो वापस नहीं आए। अब मुकेश अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते थे और दूर दराज के जंगली इलाकों में जाने की वजह से वहाँ नेटवर्क भी नहीं मिल पाता था। उनके बड़े भाई ने मुकेश का कई बार फोन ट्राई किया पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पर पूरी रात इंतजार करने के बाद भी मुकेश वापस नहीं आए। 2 जनवरी की सुबह से ही उनके बड़े भाई युकेश बहुत परेशान हो रहे थे। मुकेश अभी भी वापस नहीं आए थे और उनका फोन भी स्विच ऑफ था। वैसे तो वो खुद एक रिपोर्टर होने के नाते इस काम के तौर तरीकों से वाकिफ थे, पर पिछले काफी टाइम से मुकेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई हुई मुहिम के चलते उनके कई दुश्मन बन चुके थे। उसे लगातार धमकियां भी मिल रही थी, इसीलिए उनके बड़े भाई बहुत परेशान थे। उन्होंने मुकेश के साथी रिपोर्टर से भी पता किया पर किसी के पास मुकेश की कोई खबर नहीं थी। अब उन्होंने बिना देर किए पुलिस स्टेशन में मुकेश की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस भी मुकेश को अच्छी तरह से पहचानती थी, वो उस इलाके का एक फेमस रिपोर्टर था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू की। 2 जनवरी का दिन यूं ही बीत गया। 3 जनवरी को मुकेश के साथी रिपोर्टर्स ने ही एक ऐप के जरिए उसकी लास्ट लोकेशन का पता किया, जो कि चट्टानपारा नाम के इलाके की थी। ये सभी पुलिस को साथ लेकर इसी चट्टानपारा इलाके में पहुँचे। ये एक काफी बड़ा खुला इलाका था। अब इस इलाके में मुकेश कहाँ है इसका किसी को पता नहीं था। मुकेश को ढूंढते हुए अचानक रिपोर्टर्स का ध्यान गया कि इसी इलाके में सुरेश चंद्राकर नाम के एक शख्स का फार्म हाउस भी था। ये एक सरकारी ठेकेदार था और रिश्ते में मुकेश का चचेरा भाई भी था। हो सकता था कि मुकेश यहाँ आया हो, पर चौंकाने वाली बात ये थी कि पिछले काफी समय से मुकेश और सुरेश के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। दोनों के बीच काफी तनाव चल रहा था। अब उसके लापता होने और उसकी आखिरी लोकेशन चट्टानपारा में मिलने से सभी बहुत हैरान थे, क्योंकि यहीं पर सुरेश का फार्म हाउस भी था। उन्होंने पुलिस को सारी बात बताते हुए फार्म हाउस की ही तलाशी लेने को कहा। पुलिस के पास भी फिलहाल यही एक लीड थी। पुलिस फार्म हाउस में दाखिल हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। इस फार्म हाउस में कई कमरे बने हुए थे, एक बैडमिंटन कोर्ट था और कंस्ट्रक्शन का काफी सामान पड़ा हुआ था। सभी कमरों की तलाशी ली गई पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मुकेश को ढूंढते हुए सभी रिपोर्टर दोस्त फार्म हाउस में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर वहाँ के बैडमिंटन कोर्ट के पास बने एक सेप्टिक टैंक पर पड़ी, जिस पर कोई ढक्कन नहीं था, बल्कि उसे सीमेंट और स्लैब लगाकर अच्छी तरह से सील किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि आसपास सब कुछ पुराना था और ये सीमेंट और स्लैब का काम बिल्कुल ताज़ा था, जैसे आज कल में ही किया गया हो। पुराने कई केसेस के चलते रिपोर्टर्स के दिमाग में शक पैदा हुआ और उन्होंने पुलिस से वहां खुदाई करवाने की रिक्वेस्ट की। पुलिस ने पहले सुरेश चंद्राकर को फोन करके इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, फार्म हाउस में सैनिटेशन का काम चल रहा है। जब पुलिस ने उसे फौरन फार्म हाउस पहुंचने को कहा तो सुरेश ने ये कहकर टाल दिया कि वो अभी नहीं आ सकता, वो अपनी ससुराल जगदलपुर आया हुआ है। उसकी बातों से पुलिस को भी शक हुआ। पुलिस ने फौरन मजदूरों को बुलाकर वहां खुदाई शुरू करवा दी। जैसे ही उस सेप्टिक टैंक की ऊपरी परत हटाकर लगी हुई स्लैब को हटाया गया तो अंदर उन्हें एक भयानक नजारा देखने को मिला, जिसकी आशंका सभी को थी। अंदर 28 साल के मुकेश चंद्राकर की लाश तैर रही थी। लाश की हालत बहुत बुरी थी, जिसे देखते ही उसके बड़े भाई युकेश बेहोश हो गए। लाश को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वहाँ के डॉक्टर्स का भी कहना था कि उन्होंने अपने कैरियर में इतनी बुरी तरह से कटी फटी लाश नहीं देखी थी। यानी मुकेश को बहुत ही क्रूएल्टी से मारा गया था। उसकी सभी पसलियां टूटी हुई थी
उसकी छाती, पेट और पीठ पर कई गहरे घाव थे जो किसी धारदार हथियार से किए गए थे। सिर्फ उसके सिर में ही 7 गहरे घाव थे, जिसके चलते उसका स्कल पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। मुकेश की मिसिंग का केस अब उसकी क्रूर हत्या का केस बन चुका था। ये खबर छत्तीसगढ़ से होते हुए दिल्ली तक आग की तरह फैल गई कि किस तरह एक जाबाज निडर युवा पत्रकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। कौन था ये सुरेश चंद्राकर जिसने मुकेश की इतनी निर्ममता से हत्या की थी, और क्या थी इन दोनों के बीच दुश्मनी की वजह? दरअसल सुरेश चंद्राकर मुकेश का चचेरा भाई था। इन सभी का परिवार बचपन में नक्सली आतंक का शिकार हो चुका था। राहत शिविर में रहते हुए ही इन सभी का बचपन बीता था। लेकिन सुरेश चंद्राकर में शुरू से ही पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने की लालसा थी। रिलीफ कैंप में रहते हुए उसकी पुलिस वालों से जान पहचान हुई। उसने पुलिस विभाग में ही एक बावर्ची के रूप में अपना काम शुरू किया, जिसके लिए उसे 1500 रुपए मिलते थे। लेकिन यही रहते हुए उसने बड़े अधिकारियों से जान पहचान बढ़ानी शुरू की। फिर उसने ठेकेदारी का काम शुरू किया और चंद सालों में ही वो बस्तर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया। और इसके साथ ही उसने काफी पैसा भी कमाया। बड़े लोगों से जान पहचान और सरकारी विभाग के अधिकारियों से साठ-गांठ के चलते उसने कई सरकारी ठेके हासिल किए, जिसमें घोटालों के चलते उसने काफी पैसा भी कमाया। वो एक बहुत ही लेविश लाइफ जीता था। उसका 17 कमरों वाला एक बड़ा बंगला था, फार्म हाउस, गाड़ियाँ, गले में सोने की कई चेन पहनने वाला सुरेश चंद्राकर बाउंसर्स लेकर चलता था। बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर उसकी पहुंच धीरे धीरे राजनेताओं तक जा पहुंची थी। कई पॉलिटिशियन से भी उसका मिलना जुलना था। इसी वजह से उसे आसानी से सरकारी ठेके मिल जाते थे और इन्हीं ठेकों में घोटालों के चलते 1500 रुपए की नौकरी करने वाला बावर्ची और 500 करोड़ का आसामी बन चुका था। वो अपनी शानो शौकत का दिखावा भी खूब करता था। 2021 में अपनी शादी के दौरान उसने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। कई राजनेता और सेलिब्रिटीज उसकी शादी में शामिल हुए। विदेशी डांसर्स बुलाए गए, यहाँ तक कि दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से करवाई गई। बीजापुर जैसे पिछड़े इलाके में हुई इस शादी के चर्चे पूरे छत्तीसगढ़ में थे। उस वक्त मुकेश ने ही इस शादी पर हुए खर्चे और ठेकेदारी में घोटालों से कमाए हुए करोड़ों रुपयों पर भी सवाल उठाए। सुरेश चंद्राकर उसका रिश्तेदार था, पर फिर भी इस मामले में वीडियो बनाकर उसने अपने चैनल पर चलाया और ये शादी पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गई। यही वो पहला मौका था जब सुरेश और मुकेश के बीच तनाव की शुरुआत हुई। सुरेश ने उसे कई बार ऐसा न करने के लिए कहा, पर मुकेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में कभी इसकी परवाह नहीं की कि सामने कौन है। वो ईमानदारी से अपना काम करता रहा और इसीलिए वो छत्तीसगढ़ में काफी पॉपुलर भी था। 2016 में नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क परियोजना की शुरुआत की गई। इसी सिलसिले में एक 52 किलोमीटर सड़क का सरकारी ठेका सुरेश को भी मिला, जो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई। इस सड़क का शुरुआती ठेका 50 करोड़ का था, लेकिन समय बीतता रहा। कई बार सड़क निर्माण का काम रोका गया। इसमें कभी नक्सली आतंक का डर दिखाकर, कभी मौसम, कभी महंगाई, कभी मजदूरों की कमी जैसे अलग अलग बहाने बनाकर जानबूझकर काम को लटकाया गया। फिर अधिकारियों से साठ-गांठ के चलते बजट को बार बार रिवाइज करवाया गया, जिससे इस सड़क का बजट 50 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ तक पहुंच गया। 2020 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में 245 सड़कें बननी थी, जिनके ठेके दिए गए और उसके लिए करोड़ों का बजट भी पास हुआ, जिसमें से 243 सड़कें तो बनी ही नहीं। लेकिन वो पूरा सरकारी पैसा कहाँ गया, ये बताने वाला कोई नहीं था। 2024 आते आते सुरेश ने उस सड़क का जैसे तैसे निर्माण करवा दिया, पर वो इतनी खस्ता हालत सड़क थी जो बनने के बाद से ही टूटने लगी। जगह जगह गड्ढे और उधड़ी हुई वो सड़क गाड़ियों तो क्या, पैदल चलने के लायक भी नहीं थी। दिसंबर 2024 में मुकेश ने इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उस सड़क की हालत दिखाते हुए सरकारी ठेके में होने वाले घोटाले की पोल खोली गई थी कि किस तरह 120 करोड़ में ऐसी घटिया सड़क का निर्माण किया गया। इस रिपोर्ट को एनडीटीवी ने भी अपने चैनल पर दिखाया था। इस रिपोर्ट के सामने आते ही छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया। वहाँ की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई। सुरेश चंद्राकर के खिलाफ जांच शुरू हुई तो उसे मिलने वाले सभी ठेके रद्द कर दिए गए। उसका ठेकेदारी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और अब उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी चल रही थी। सुरेश पहले ही मुकेश से नाराज था, लेकिन अब सड़क के इस मामले में फंसने के बाद वो बुरी तरह से भड़का हुआ था। अब उसके फार्म हाउस से ही मुकेश की लाश का मिलना ये साबित कर रहा था कि इस हत्या के पीछे सुरेश चंद्राकर ही है। पुलिस सुरेश की तलाश में उसके ससुराल पहुंची,
तो वो वहाँ से फरार हो चुका था। बाद में उसके फोन की लोकेशन हैदराबाद में मिली। उसकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इस मामले में उसके 2 भाई रितेश और दिनेश चंद्राकर के साथ महेंद्र राम टेके नाम के एक शख्स को फरार होने से पहले ही पकड़ लिया। दरअसल मुकेश के फोन के CDR के हिसाब से सुरेश के भाई रितेश का नाम इसमें सामने आया था, जिससे उसने आखिरी बार फोन पर बात की थी। पकड़े जाने के बाद इन तीनों ने 1 जनवरी की पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से मुकेश की रिपोर्ट आने के बाद सुरेश के खिलाफ जांच कमेटी बिठाई गई, जिससे सुरेश बुरी तरह से भड़का हुआ था। वो मुकेश को सबक सिखाना चाहता था। उसे पता था कि उसके बुलाने पर तो मुकेश आएगा नहीं, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई रितेश से मुकेश को फोन करवाया। रितेश मुकेश का हम उम्र था और उसका दोस्त भी। रितेश ने पहले 31 दिसंबर को पार्टी के बहाने मुकेश को बुलाया, पर मुकेश ने बिजी होने का कहकर उसे मना कर दिया। इसके बाद 1 जनवरी को फिर से रितेश ने मुकेश को फोन किया और पार्टी के लिए आने को कहा। अब उसके बार बार कहने से मुकेश पार्टी के लिए आने को तैयार हो गया। उसे पता था कि सुरेश उससे नाराज है। यूं तो पत्रकारिता के अपने काम के चलते मुकेश के कई दुश्मन बन गए थे, पर ये सब तो उसके चचेरे भाई थे। शायद उसे लगा होगा कि अगर सुरेश से सामना हो भी गया तो हो सकता है कि झगड़ा हो जाए या कहासुनी हो जाए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पर उसके ही कजन भाई उसकी जान ले लेंगे, इसका अंदाजा शायद उसे नहीं था। शाम को वो रितेश की बताई हुई जगह पर पहुंचा, जहां से वो उसे फार्म हाउस पे ले गया। वहाँ सुरेश, उसका भाई दिनेश और महेंद्र राम टेके नाम का एक मजदूर मौजूद था। मुकेश के वहाँ पहुँचते ही सभी उस पर टूट पड़े। उसे लातों, घूंसों और सरिये से बुरी तरह से पीटा गया। जब मुकेश अधमरा हो गया तब कुल्हाड़ी के कई वार करके निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसकी बॉडी को फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में डालकर ये सभी भाग गए। लेकिन देर रात दिनेश और महेंद्र राम टेके वापस लौटे। उन्होंने इस टैंक के मुंह को पत्थर और सीमेंट लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया। ये सब वहाँ से निकल गए। सुरेश अपने ससुराल पहुँच गया। 3 जनवरी को जब पुलिस का फोन उसके पास पहुंचा तो वो घबरा गया और हैदराबाद भाग गया, जहां से उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त ये चारों पुलिस की हिरासत में हैं। इस केस के बाद वहां काम करने वाले सभी लोकल रिपोर्टर्स दहशत में हैं। मुकेश इन सब की प्रेरणा था। बिना किसी सैलरी के अपनी जान की परवाह न करते हुए ईमानदारी से अपना काम करना, ऐसे लोग आज की दुनिया में बहुत ही कम हैं। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन मारा गया। आज के बिकाऊ मीडिया के दौर में अगर ऐसे ही चलता रहा तो कौन सच बोलने की हिम्मत करेगा। राजनीति का खेल भी शुरू हो गया। कोई उसे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है, जबकि कांग्रेस इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन सच तो ये है कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता में बैठे लोग ही ऐसे भ्रष्ट माफिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते। मुकेश की मौत के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, जो उसके परिवार को दिया जाएगा। लेकिन परिवार में अकेले बचे उस भाई से पूछिए जिसने मुकेश को एक बच्चे की तरह पाला था। उन्होंने ही उसे माइक पकड़ना सिखाया और एक रिपोर्टर बनने के लिए गाइड किया। लेकिन इसी काम के चलते आज मुकेश की जान चली गई है। बड़े भाई के इस दुख और पीड़ा की भरपाई क्या ये पैसा कर पाएगा? बहुत ही भरे दिल से हम मुकेश चंद्राकर को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके कातिलों को कड़ी सजा हो, ताकि मुकेश की तरह हिम्मत करने वाले बाकी पत्रकारों का हौसला बना रहे। नहीं तो फिर इस देश में कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।